अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया मेरे आगे और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की टॉप और अहम खबरों पर बात करेंगे अपने प्रोग्राम में। आज हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होंगी। सबसे पहले बात करेंगे सानेहा साहिवाल की। सानेहा साहिवाल के अंदर जेआईटी की इब्तिदाई रिपोर्ट पेश कर दी गई है। इतने बड़े सानेहे की रिपोर्ट 3 दिन में नहीं तैयार हो सकती। जेआईटी सरबराह का बयान सामने आया। वजीर आला पंजाब की जेर निगरानी आला सतह का इजलास भी हुआ और फिर वजीर कानून की इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सामने आई। मामले को मजीद उलझा दिया गया। सानेहा साहिवाल के जिम्मेदारों को सजा देने पर गौर तो किया जा रहा है, लेकिन मामला पेचीदा होता जा रहा है। क्या सानेहा साहिवाल के जिम्मेदारों को सजा दी जाएगी? सबसे बड़ा सवाल बन गया है, मुतालबा बन गया है। अवाम सानेहा साहिवाल पर ताहाल गमो गुस्से से निढाल है। अवाम मुतालबा कर रही है कि सजा दी जाए जिम्मेदारों को। इसके अलावा आगे बढ़ते हुए बात करेंगे, बलोचिस्तान जिला पंजगूर की फिजा सोगवार है और बलोचिस्तान के अंदर अफसोसनाक हादसा हुआ जिसमें तकरीबन 27 के करीब लोग जाँ बहक हो गए। और इस हवाले से क्या कुछ किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से, ये बताएंगे आपको। ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जियाँ भी होती हैं, लोगों की जानें भी जाती हैं, इसकी सद्देबाब कैसे होगा ये आपको बताएंगे। साथ साथ तहरीक इंसाफ कल मिनी बजट पेश करने जा रही है। तहरीक इंसाफ का जो नया बजट है इस पर अपोजिशन जमातों की तरफ से मुखालफत सामने आने का इम्कान है। साथ साथ टैक्सों में इजाफे और मुराद का भी इम्कान दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। इसके अलावा बात करेंगे, अबू ज़हबी और पाकिस्तान के दरमियान एक बड़ा मुआहिदा हुआ। $3 अरब अबू ज़हबी ने पाकिस्तान को दे दिए। तफसीलात क्या हैं ये आपको बताएंगे। और इसके अलावा बात करेंगे, सऊदी अरब से भी जो इमदादी पैकेज मिला है उसकी तीसरी किस्त जो है वो भी इस हफ्ते मिलेगी, तो उस पर भी बात करेंगे। दुनिया भर की दौलत चंद लोगों के हाथों में है। नई रिपोर्ट जारी हुई है। दुनिया के कितने लोग हैं जो दुनिया की सबसे ज्यादा दौलत के मालिक हैं, आपको बताएंगे। स्विट्जरलैंड के शहर दाऊस में ऑक्सफेम नामी तंजीम का इजलास हुआ और एक रिपोर्ट सामने आई है कि गुर्बत क्यों है और क्यों गरीब लोगों के पास दौलत नहीं है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे चीन इक्तिसादी तरक्की की जो जिम्मेदार थे। क्या कहा जा रहा है कि इक्तिसादी तरक्की जो है वो तनज़्ज़ुली की तरफ गामजन है। चीनी हुक्काम चीन की माशी तरक्की में कमी से परेशान दिखाई देते हैं। चीन में आबादी कंट्रोल मुहिम के नुकसानात सामने आना शुरू हो गए हैं। आबादी कम हो गई है, किस तरह से इसको बढ़ाया जाए ये मामला सामने आ रहा है चीन के अंदर। दूसरी तरफ से पाकिस्तान में आबादी कंट्रोल मुहिम और टीवी चैनल्स और साकिब निसार के मुतनाज़ा जो मुहिम थी उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे, अफगानिस्तान में बम धमाका हुआ, वजीर आज़म इमरान खान समेत दीगर लोगों ने इसकी मजम्मत की है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे, ईरान और इसराइल में जंग सामने आ गई है। शाम के अंदर इसराइल ने ईरानी फौजी तनसीबात पर हमले किए हैं। वजूहात क्या हैं और मुस्तकबिल में ग्रेटर इसराइल का मंसूबा और ईरान की जो मुदाखलत है बैरूनी दुनिया में, इस पर तफसीलात आपको बताएंगे। इसके अलावा आगे बढ़ते हुए मजीद भी बात करेंगे, मजीद भी हमारे पास स्टोरीज होंगी। लेकिन अगर बात कर ली जाए सबसे पहले उस अफसोसनाक सानेहे की, सानेहा साहिवाल 3 रोज पहले हुआ। पाकिस्तान की आवाम ताहाल गमो गुस्से से निढाल है। अब कहा जा रहा है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कहा कि 72 घंटों में रिपोर्ट आ जाएगी, जेआईटी रिपोर्ट पेश करेगी और फिर उसके बाद सजा दी जाएगी। लेकिन जेआईटी की रिपोर्ट भी सामने आ गई। जिम्मेदारों का तयन किसी हद तक हुआ है लेकिन मुकम्मल नहीं हुआ। लेकिन उसके बावजूद मामले को ताहाल दहशतगर्दी का मामला बताया जा रहा है और मामले और ऑपरेशन को 100% दुरुस्त कहा जा रहा है। इसी हवाले से पंजाब के वजीर कानून ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें क्या कुछ कहा, पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद वापस आते हैं, मजीद इस पर बात करेंगे। सानेहा साहिवाल की इब्तदाई रिपोर्ट मौसूल हुई है और जेआईटी के सरबराह ने जनाब वज़ीर आला को, सीनियर मिनिस्टर को और जिस इजलास में मैं भी मौजूद था, होम सेक्रेटरी साहब थे, आईजी साहब थे, चीफ सेक्रेटरी साहब थे, को ब्रीफिंग दी है। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक खलील के ख़ानदान के कत्ल का ज़िम्मेदार CTD के अफसरान को ठहराया गया है। रिपोर्ट की रोशनी में एडिशनल आईजी ऑपरेशंस पंजाब, एडिशनल आईजी CTD पंजाब, DIG CTD, SSP CTD, DSP CTD साहिवाल और मुकाबले में मुलव्वस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया है।
एडिशनल आईजी ऑपरेशंस पंजाब को फौरी तौर पर ओहदा से हटाकर वफाकी हुकूमत को रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। एडिशनल आईजी सीटीडी को फौरी तौर पर ओहदे से हटा दिया गया है। डीआईजी सीटीडी को भी ओहदे से हटाकर वफाकी हुकूमत सीटीडी को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। डीएसपी सीटीडी लाहौर रीजन साहिवाल रीजन को भी मुअत्तल कर दिया गया है। मुकाबले में मुलव्वस सीटीडी के 5 अफसरान को मुकदमे में चलान करके इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में पेश करने का हुक्म दिया गया है। यहाँ मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि इसी वाक़या में एक और शख्स हलाक हुआ था जिसका नाम ज़ीशान जावेद है। उसके मुतल्लिक मज़ीद हक़ाइक़ को सामने लाने के लिए, मज़ीद तफ्तीश के लिए JIT के सरबराह ने कुछ मोहलत मांगी है। ऑपरेशन 100% सही था। जी सर, उनके कत्ल के मुकदमे में 5 लोगों को 302 में चालान कर रहे हैं और दहशतगर्दी की अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा। हर चीज करवा, तमाम पहलू जो है उनको मद्देनजर रखा जाएगा। अगर ऑपरेशन सही था तो फिर इन लोगों को सजा क्यों दी जाए? जी, अगर ऑपरेशन सही था, आपके मुकाबला भी मेरे भाई जो बेगुनाह मारे गए हैं, हम उनकी एक फैमिली की बात कर रहे हैं। गुनाहगार बीच में कौन मारा गया? ज़ीशान। वो गुनाहगार जी, और क्या मैं अर्ज कर रहा हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन, आपने इस वीडियो में देख लिया कि किस तरह से वज़ीर कानून जो राजा बशारत हैं, जिन्होंने 2 दिन पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मामला बिल्कुल ठीक था और दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किया गया जिसमें 4 लोग जो हैं खलील की फैमिली वो भी मारी गई, तो इस ऑपरेशन को दुरुस्त करार दिया जा रहा था पंजाब के वज़ीर कानून की तरफ से। और आज भी उन्होंने JIT रिपोर्ट के बाद कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये मामला 100% दुरुस्त था। और एक और बड़ी बात कह दी कि इन कैमरा ब्रीफिंग में मजीद शवाहिद भी सामने आएंगे, लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा कि ज़ीशान का ताल्लुक दहशतगर्दों से था। इस हवाले से मजीद तफसीलात भी सामने आएंगी। लेकिन दूसरी तरफ से ज़ीशान की फैमिली, उसके लवाहिकीन, उसके भाई का क्या बयान है इस हवाले से, ये हम आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। शान का भी इधर उसने थाना अंदर से नहीं जाके देखा तो वो दहशतगर्द होगा। वो जो कोई मकड़ी वगैरह देख के चारपाई पे चढ़ जाता वो दहशतगर्द होगा। मैं किसी से झगड़ पड़ता था वो मुझे ही आगे ले जाता था घर, तो वो दहशतगर्द होगा। मेरी वालदा का क्या कसूर है? एक उनका बेटे को, एक उसके बेटे की जान ले ली, ऊपर से उन्होंने कहा कि दहशतगर्द की वालदा है, दहशतगर्द का भाई है। मैं ज़ीशान का छोटा भाई, मैं पुलिस में हूँ जी। जब मुझे डॉल्फिन में रखा गया, मुझे 2.25 साल हो गए हैं। जब मुझे भर्ती किया गया तब मेरा इन्होंने कोई वेरिफिकेशन नहीं की। मैंने तो अपने भाई का ID कार्ड की कॉपी लगाई थी। वो दहशतगर्द का भाई को रख लिया था तब डॉल्फिन में, तब नहीं देखा था ये दहशतगर्द का भाई है। मेरा रिकॉर्ड चेक किया जाए, मेरे भाई का। हाँ जी, ज़ीशान का मुकदमा मेरी मुद्दत में दर्ज किया जाए और राजा बशारत ने जो बयान दिया है दहशतगर्दी का लेबल लगा के वो हटाया जाए और उसकी माजरत की। जी नाज़रीन किराम, आपने ज़ीशान जिसको मशकूक बनाया जा रहा है, जिसको दहशतगर्दी से जोड़ा जा रहा है, जो सानिया साहिवाल में जिनको कत्ल किया गया था और मज़ीद 4 लोगों को कत्ल किया गया था, उसके भाई की आपने गुफ्तगू सुनी कि वो कह रहा है कि मेरा भाई दहशतगर्दों से ताल्लुक़ नहीं रखता था। अगर जब उन्होंने साथ ये भी कहा कि वो खुद डॉल्फिन फोर्स के अंदर हैं, जब वो खुद दाखिल हुए तो उनकी अच्छी तरह तफ्तीश की गई, तो उस वक्त जब उनको डॉल्फिन फोर्स में भर्ती किया गया तो उसके भाई की भी तफ्तीश की गई थी। तो जब उस वक्त वो दहशतगर्द नहीं था, तो जब मार दिया गया उसके बाद दहशतगर्द कैसे हो गया? लेकिन दूसरी तरफ से वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार जो ये दावा करते रहे कि 72 घंटे के अंदर JIT रिपोर्ट भी आ जाएगी और साथ साथ वो एक्शन भी लेंगे और फिर पूरे पाकिस्तान को पता चल जाएगा कि किस तरह से वाक़े के खिलाफ एक्शन लिया गया है। वज़ीर आला पंजाब कल इस हवाले से क्या कह रहे थे, ये आप इस वीडियो में देख लें। शाम 5 बजे मैंने दोबारा मीटिंग रखी है, उसकी जो रिपोर्ट है वो मुझे मौसूल हो जाएगी। सबसे पहले जब हमने JIT कॉन्स्टिट्यूट किया है, हमने 72 घंटे दिए हैं। कल शाम 5 बजे 72 घंटे पूरे हो जाएंगे। कल शाम 5 बजे दोबारा हमने मीटिंग रखी है। उसके बाद कल शाम 5 बजे
प्रिलिमिनरी जैसे रिपोर्ट आती है फिर आप हमसे सवाल करें कि हमने क्या किया है। जैसे रिपोर्ट इस्टेब्लिश होती है फिर उसके बाद मैं खुद देखूंगा कि मैंने क्या एक्शन करना और करके फिर दिखाऊंगा आपको। 72 घंटों तक आप किसी को कुछ न कहें, आप थोड़ी देर इंतजार तो करें ना, रिपोर्ट तो आने दें कि है क्या उसमें। आप देखेंगे कि हमने क्या किया है। आपको पिछली गवर्नमेंट में जो कुछ होता रहा, जो वहाँ JITयाँ बनती रही हैं और वहाँ जो वाक़यात हुए हैं और जो अब नए पाकिस्तान में होगा, आपको फ़र्क वाज़ेह नज़र आ जाएगा कि हम क्या कुछ कर रहे हैं। जी नाज़रीन इकराम, नए पाकिस्तान में JIT की रिपोर्ट भी 72 घंटों में आ जाएगी और फिर जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन भी ले लिया जाएगा और जिम्मेदारों को ऐसी सज़ा दी जाएगी जो एक इबरतनाक सज़ा होगी और मिसाल बनेगी। ये कहना था जनाब उस्मान बुज़दार का, जो पंजाब के वज़ीर आला हैं, जिनके सूबे के अंदर सानिहा साहिवाल होता है। लेकिन 72 घंटे भी गुजर गए, JIT की रिपोर्ट भी आ गई, लेकिन उसके बावजूद मामला ताहाल तशनगी का शिकार है। मामले के तमाम पहलुओं को सामने नहीं लाया गया। JIT के सरबराह ने कहा कि अभी तक मज़ीद मोहलत दे दी जाए क्योंकि ये इतना बड़ा मामला है, इसके लिए ज़रूरी है कि बहुत वक्त लगता है इसके लिए, तभी जाके मामले को सही तरह से सुलझाया जा सकता है। दूसरी तरफ से ये भी आज वज़ीर कानून ने कहा कि दरअसल ये मामला और ऑपरेशन जो है इंटेलिजेंस बेसिस पर किया गया और उनकी रिपोर्ट के मुताबिक किया गया। फिर उनकी गाड़ी को भी बताया जा रहा है कि वो गाड़ी भी दहशतगर्दों के इस्तेमाल में थी और फिर साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि इन कैमरा ब्रीफिंग में सहाफ़ियों को बता दिया जाएगा कि हक़ाइक़ क्या हैं और क्या वाकई मामला मशकूक, क्या वाकई मामले में जो दिशान जिसको मारा गया वो वाकई वो दहशतगर्द था या नहीं था। ये भी कहा जा रहा है। बहुत ज़्यादा सवालात खड़े होते हैं, सवालात जन्म ले रहे हैं कि आखिर क्या वजह थी कि अगर वाकई वो दहशतगर्द था तो उसे पकड़ा क्यों नहीं गया। फिर सवाल सबसे ज़्यादा ये भी इस हवाले से सवाल जन्म लेता है कि बाकी जो 4 लोग थे उनको जब देख लिया गया, सारा कुछ तहकीक हो गई कि बच्चे भी हैं, फैमिलीज भी हैं, फिर क्यों इस मामले को ये ऑपरेशन किया गया। और इस हवाले से फिर ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि इन कैमरा ब्रीफिंग की क्या ज़रूरत है। कौम, पूरी की पूरी कौम जो है इस वाक़े के नताइज जानना चाहती है। इस वाक़े के ज़िम्मेदारों को सज़ा देने के हवाले से कौम मुंतज़िर है कि कब इस वाक़े को मिसाल बनाया जाएगा और कब ज़िम्मेदारों को सज़ा दी जाएगी। दूसरी तरफ से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है, इस हवाले से जो पाकिस्तान की फ़ौज ने और पाकिस्तान के दीगर इदारों ने जो कारकर्दगी दिखाई, उस हवाले से अवाम बिलखुसूस, सही बात है, अवाम उसको अप्रिशिएट भी कर रही है। लेकिन बहुत सारे सवालात ऐसे भी हैं, कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि इससे पहले भी मामलात मशकूक होते रहे। अब सवाल ये बनता है कि इससे पहले जितने मामलात हुए, जितने ऑपरेशन हुए, क्या वाकई वो भी मशकूक थे, मुतनाज़ थे, उनकी भी तहकीकात होंगी और फिर इस मामले का नतीजा क्या निकलेगा, रिजल्ट क्या होगा। ये सारे के सारे वो सवालात हैं जो अवाम इन सवालात का जवाब जानना चाहती है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ताहाल इस हवाले से कोई बड़ी पेशरफ्त नज़र भी नहीं आ रही और मुस्तकबिल में क्या होगा इस हवाले से जो माजी का रिकॉर्ड है, माजी की जो तारीख़ है, वो ये बताती है कि मुस्तकबिल में इस हवाले से कोई ज़्यादा बड़ी कार्रवाई होती हुई नज़र नहीं आ रही। क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे वाक़यात हुए। माजी में अभी हुआ एक खैबर पख्तूनख्वा के जो पुलिस ऑफिसर थे, उनका नाम दाऊद था, उनको जब कत्ल किया गया, उनकी लाश जब अफगानिस्तान से मिली तो उस पर JIT बनी, कोई मामला नहीं आया। मौलाना समीउल हक सियासतदान थे, उनको कत्ल किया गया, उसकी कोई रिपोर्ट नहीं मिली। और इससे पहले जो बहुत सारे दीगर वाक़यात हैं वो इस बात की गवाही देते हैं कि शायद ये मामला भी उन वाक़यात की तरह उस फहरिस्त जो है, माजी की जो फहरिस्त है, रिकॉर्ड है, उसका एक हिस्सा बन जाएगा। लेकिन बहरहाल अवाम को अब ये फैसला करना है कि क्या जिस पाकिस्तान में वो रहते हैं उनकी जान, माल, इज्जत, आबरू महफूज है या नहीं। क्या जिस पाकिस्तान में अवाम रहते हैं वहाँ पर वो पुरअमन तरीके से ट्रेवलिंग कर सकते हैं, क्या वो पुरअमन तरीके से अपने ख़ानदान, बच्चों के साथ रह सकते हैं। फिर अवाम का ये भी मुतालबा बनता है कि जो अदालती सिस्टम है, अदालती सिस्टम में उन्हें इंसाफ क्यों नहीं मिलता, उसमें ताख़ीर क्यों होती है। सबसे बड़ा जो सवाल है वो नए जो चीफ जस्टिस हैं जनाब आसिफ सईद खोसा साहब, उन पर भी लागू होता है। उनसे भी लोग सवाल कर रहे हैं कि आपको नया चीफ जस्टिस तो बना दिया गया है, लेकिन ताहाल आपने इतने बड़े अफसाने पर, इतने बड़े वाक़े पर जिस पर पूरी कौम गमज़दा है, कोई एक्शन तक नहीं लिया और मामला ताहाल जो जुडिशल कमीशन है उस हवाले, उस तरफ भी जा रहा है और साथ साथ JIT के हवाले भी कर दिया गया है और पंजाब के जो जिम्मेदार हैं, ओहदेदार हैं, उनकी तरफ भी मामले को लौटाया जा रहा है।
तो ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं। फिर सहाफ़ियों को ये क्यों कहा जा रहा है कि इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाएगी और उसमें सबूत बताए जाएंगे, हक़ाइक़ बताए जाएंगे, तो अवाम को सरेआम क्यों नहीं बताया जाता, अवाम के सामने ये हक़ाइक़ क्यों नहीं रखे जाते कि दरअसल मामला ऐसे हुआ था और ऐसे हुआ था। जब अवाम के सामने सारे सबूत आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है अवाम भी उन पर एतमाद कर लेगी। लेकिन अब तक की जो कार्रवाई है, अब तक की जो कारगुजारी है, अब तक की जो कारकर्दगी है, इस हवाले से अवाम मुतमईन नज़र नहीं आते। जब अवाम मुतमईन नज़र नहीं आते तो इसका मतलब ये हुआ कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत इंसाफ करने में, अदल करने में नाकाम रही है, अवाम को इंसाफ देने में नाकाम रही है। अब इस हवाले से तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर मजीद जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इस मामले को किस तरह से हैंडल करती है और किस तरह से इस मामले को आगे लेकर जाती है। जब तक ये मामला हल नहीं होगा, अवाम को चाहिए कि इसी तरह से वो अपना एहतजाज जारी रखें और साथ साथ अवाम को ये भी चाहिए कि वो हुक्मरानों से इंसाफ का मुतालबा करते रहें। ज़िम्मेदारों की सज़ा का जो तयन है उस हवाले से अवाम को चाहिए कि वो सवालात करते रहें। और फिर एक और सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि जैसे कि आज राजा बशारत ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो जिम्मेदार लोग थे उनको सज़ा भी दी जाएगी, उन पर मुकदमा भी फाइल कर दिया गया है, लेकिन उसमें 5 लोगों का नाम बताया जा रहा है। हालांकि जो मुकदमा था, जो FIR थी, उसमें तो तकरीबन 16 नामालूम लोग लिखवाए गए थे और फिर ये भी कहा गया था, खुद CTD की तरफ से आया था कि कितने लोग उसमें शामिल थे। मजीद बात कर लेते हैं इसी वाक़े के हवाले से। इस वक्त हमारे लाइन पर मौजूद हैं जनाब जमील फारूकी साहब, तज्ज़ियाकार हैं, एंकर पर्सन हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जमील फारूकी साहब, वक्त दिया आपने हमें। आप सानिया साहिवाल के हवाले से जो अभी जो पेशरफ्त हो रही है इस पर क्या कहेंगे? जैसे कि आज राजा बशारत का जो बशारत की प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई उसमें कहा कि वाकई वाकया 100% दुरुस्त था और फिर JIT ने भी कहा कि हमें मजीद मोहलत दे दो। तो ये सारा क्या हो रहा है? क्या नई पेशरफ्त आप क्या समझते हैं कि क्या कुछ होने जा रहा है मुस्तकबिल में, या माजी का ये हिस्सा बन जाएगा वाकया? भी लाजिम है कि हम भी देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। ये वो स्लोगन था, ये वो नारा था, ये वो जुमला था, ये वो मिसरा था जिसका बार बार प्रचार करके तहरीक इंसाफ को ये गवर्नमेंट मिली थी। मिल गई गवर्नमेंट, पोजीशन में आ गए आपको सब कुछ मिल गया। आपके दौर में काम करती हुई पुलिस को अगर लाइसेंस टू किल मिल गया है तो वो किसी को भी चाहे भून डाले, किसी को भी रास्ते में रोककर गोलियों का निशाना बना डाले। तड़तड़ाहट की आवाज आती रहे, बच्चे चीखते रहे, मासूम रोते रहे, सब कुछ होता रहे, लेकिन इनकी इज्जत नहीं घटनी चाहिए। भाई कौन सी JIT रिपोर्ट? किस JIT रिपोर्ट की बात कर रहे हैं आप? JIT रिपोर्ट के अंदर चीजों को तब्दील करने में कितना वक्त लगता है? क्या पुलिस के पास ये अख्तियार नहीं है या JIT मेंबर्स के पास ये अख्तियार नहीं है कि वो जैसे चाहे तफ्तीश को अपना रुख दे दे? मानता हूं, मैं मानता हूं उसमें काबिल और फाजिल अफसरान जरूर मौजूद होंगे, उन्होंने बहुत सारी जहतों पर काम किया होगा। लेकिन मुझे एक बात बता दें, अगर पूरी तरह चीजें देते हुए ये कहा जाता है कि खुद कुछ जैकेट्स भी थी, वो रखी गई थी, बारूदी मवाद जो था उनके बैग्स में, ये CTD के एहलकारों ने रखा, CTD के एहलकारों ने इख्तियारात से तजावुज किया, CTD के एहलकारों ने कुछ अच्छा नहीं किया, खलील और उसकी फैमिली को कत्ल किया गया, इसका खून CTD के एहलकारों पर है। आखिर में लिख दिया गया कि जो इंफॉर्मेशन बेस्ड एक्शन था या ऑपरेशन था, दैट वाज 100% करेक्ट। मतलब कम ऑन, किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप लोग? किस तरह का बेवकूफी का ये स्टेटमेंट है कि अधमुई आपकी JIT रिपोर्ट आती है और ये कहा जाता है कि जनाब 100% ऑपरेशन आपका दुरुस्त था। यानी खुद कुछ जैकेट भी छुपा कर रखी गई, CTD एहलकारों ने रखी, जिन एहलकारों ने खुद कुछ जैकेट छुपा कर रखी थी, उनके लिए किसी के मोबाइल फोन के अंदर एक अदद सेल्फी इम्प्लॉट करना कितना बड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल, मतलब ये समझ से बात आता है ना कि JIT रिपोर्ट में इस ऑपरेशन को 100% दुरुस्त करार दे दिया गया। चले दिल फर्ज कहीं पर कोई ताना बाना मिलता भी है तो यार आखिर उसको उस ऑपरेशन लीड करने वाले सब इंस्पेक्टर को या SP को किसी ने तो हेड किया होगा ना, किसी ने तो उसको डायरेक्ट किया होगा कि आपने जाकर उड़ा देना है, इन लोगों को भून डालना है। मतलब दिस इज समथिंग रिडिकुलस, आउट ऑफ द ब्लो, समझ से बाहर आ रही चीज है। लेकिन इसके बावजूद एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कल तक राजा बशारत साहब उसी CTD के ऑपरेशन को, CTD के मौक़िफ़ को डिफेंड कर रहे थे। आज वही राजा बशारत साहब थे जो नवीद सुना रहे थे कि जनाब CTD के 5 एहलकारों को हमने
गिरफ्तार कर लिया है, उनके खिलाफ इंतजार दहशतगर्दी मुकदमा चलाया जाएगा, और तब मान लेते हैं सर आपकी कोई एक स्टेटमेंट तो ठीक होनी चाहिए। कल तक आप क्या बातें कर रहे थे जब आपको पता था कि जेआईटी बन चुकी है, जब आपको मालूम था कि जेआईटी बन चुकी है, अपनी फाइंडिंग्स दे रही है, जब आपको मालूम था कि इंसाफ होने जा रहा है, जब आपको मालूम था कि विक्टिम्स और एक्यूज दोनों को देख लिया जाएगा, पकड़ लिया जाएगा, क्या जरूरत है इतने बड़े आकर बबांगे दो स्टेटमेंट देने की और लोगों को इस तरह से लोगों के दिलों में अपने लिए नफरत पैदा करने की? मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कम से कम बयानात के हवाले से मैनेजमेंट तो सीखना चाहिए ना। बिल्कुल जमील साहब, इसमें जो ये कहा जा रहा है कि कुछ जो जैसा कि फॉरेंसिक रिपोर्ट्स हैं वो कह रही हैं कि जब तक वो सामने नहीं आते, शवाहिद सही तरह से सामने नहीं आते, तब तक तहकीकात नहीं होती। फिर जैसे कि कहा कि 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा है, उनके नाम सामने नहीं आ रहे, और फिर 5 लोग भी नहीं थे, FIR में 16 लोगों के नाम थे, तो फिर 16 लोगों का नाम क्यों नहीं सामने आ रहा? तो ये सारी क्या चीजें हैं? देखिए जी, फाइंडिंग्स करना कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता। फाइंडिंग्स अगर विलिंगली चाहे डिपार्टमेंट, तो वो कभी भी चीजों को ना हाइड कर सकता है, ना छुपा सकता है, ना डिले कर सकता है। हमारे यहाँ डिलेइंग टैक्टिक्स अल्लाह का फजल कहिए हमारी कौम के ऊपर, इसको फजल को आप इन्वर्टेड कॉमास में लिख लीजिएगा, इसको आप शूमिया किस्मत के जुमरे में कह सकते हैं कि हम पाकिस्तानियों पर ये अल्लाह का फजल है और ये हम लोगों की शूमिया किस्मत है कि हम लोग हमेशा डिलेइंग टैक्टिक्स का शिकार होते रहते हैं। ये जेआईटी रिपोर्ट भी मुझे उसी का शाखसाना लगती है, अभी ना मुकम्मल है, इसमें तहकीकात मुकम्मल होंगी, चीजें सामने आएंगी, वक्त के साथ साथ खुलती जाएंगी। लेकिन अगेन जो कुछ अभी तक सामने आया है उसके मुताबिक लग तो यही रहा है कि जाहिर है पेटीबंद भाइयों को बचाना है, किसी ना किसी तरीके से बचाना है। कुछ उनके ऊपर इल्जाम लगा दिए, कुछ इल्जाम से पीछे हट गए। जी, जैसे कि कहा कि इन कैमरा ब्रीफिंग होगी, तो क्या ये जरूरी है कि इन कैमरा ही ब्रीफिंग दी जाए? जो हकायक है आवाम को तो बताने चाहिए। ये इस्तेहकाक है उनका, इन कैमरा ब्रीफिंग होती है, पूरी दुनिया में होती है, लेकिन बात इतनी सी है जब आपको इन कैमरा ब्रीफिंग करनी है तो अपने वज़रा के भी मुंह बंद करा देने चाहिए जेआईटी रिपोर्ट आने से पहले भी, और इन कैमरा ब्रीफिंग्स की हेयरिंग्स, और उसके आखिर में जाके जब रिजल्ट जब तक फाइंडिंग ना आ जाए उस वक्त तक मुंह सबके बंद रहने चाहिए। आप आते हैं, आपको डिफेंड करते हैं, आप आते हैं, आप किसी के मौक़िफ़ को अपना मौक़िफ़ बनाते हुए चढ़ाई कर देते हैं, आप आते हैं, आप कहते हैं इस तरह के वाक़यात तो पूरी दुनिया में होते हैं, आप आते हैं, आप मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं, आपके वज़रा टीवी पर रो रहे होते हैं। ज़ीशान की वालदा जब कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश करती है अंदलीब अब्बास से एक टेलीविजन शो के ऊपर, तो उस वक्त अंदलीब अब्बास भी कहती हैं हाँ ज़ीशान तो बड़ा शरीफ बच्चा था, उसको हमने ही किसी स्कूल में दाखिला दिलवाया था, उसका तो इस तरह की एक्टिविटी से कोई ताल्लुक हो ही नहीं सकता है। आज जेआईटी की रिपोर्ट में ज़ीशान को जो है मुल्ज़िम करार दिया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि समझ से बालातर हैं, लेकिन ये पाकिस्तान का कानून है, पाकिस्तान के अंदर 1.5 साल है, आज तक ना जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मर्डर से लेकर मुर्तज़ा भुट्टो और मुर्तज़ा भुट्टो के मर्डर से लेकर बेनज़ीर भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के मर्डर से लेकर नकीबुल्लाह महसूद और नकीबुल्लाह महसूद मर्डर से लेकर तानिया साहिवाल तक मुझे बता दें कोई भी फाइंडिंग दुरुस्त रास्ते पर हुई हो, मैं सलाम पेश कर दूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उसी रास्ते पर चल रही है, खान साहब भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं जिस रास्ते पर सभी चल रहे थे। मानूंगा उस दिन जिस दिन इस्लाहात लाएंगे, चीजों को बेहतर करेंगे, बेहतर करते हुए लोगों को इंसाफ मिलता हुआ नजर आएगा। 3 को इंसाफ दे दिया, 1 को ना इंसाफी दी, क्या इंसाफ हुआ? ऑपरेशन को दुरुस्त करार दिया, मासूम बच्चों को मारने वालों को आपने क्लीन चिट दे दी ना, क्या ऑपरेशन ठीक था? मतलब बात तो यही पे आगे ना, आपने क्लीन चिट दे दी और फिर अख्तियारात का नाजायज तजावुज, मतलब। और कल को ये भी हो सकता है, ये इसको आप करीना कियास मत समझिएगा, ये भी हो सकता है कि दैयत का मामला कर करा के ये पुलिस वाले भी छूट छाट जाए, जिस तरह से दीगर वाकयात में हुआ है, बहुत सारे वाकयात में हो चुका है ये। आपको याद होगा रेंजर्स का एक मामला हुआ था कराची में, लड़के को स्ट्रेट फायर मारे थे, उसके बाद वो जो एहलकार थे उनको फांसी की सजा मिल गई थी, उसके बावजूद दैयत के ऊपर आकर वो एहलकार भी छूट गए और मामला सारा रफा दफा हो गया। इस तरह के बहुत सारे वाकयात हैं। यहाँ पर मर्डर के केस रेमंड डेविस के आपके मामले के अंदर देख लें, उनके दैयत के पैसे देकर शाहजेब का जो मामला था, शाहजेब जतोई का, उसमें देख लें आप कहाँ कहाँ दैयत नहीं हुई। ये पाकिस्तान आपका कानून है, कानून ही फरार के रास्ते बताता है। अब इस शूमी किस्मत के ऊपर हम आंसू ही बहा सकते हैं और क्या कर सकते हैं। चलें जमील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाज़रीन किराम, बहुत अफसोसनाक वाक़या है और इस पर जो तहकीकात हो रही हैं वो भी निहायत अफसोसनाक हैं, लेकिन आवाम को अपनी आवाज़ को बंद नहीं करना, आवाम को अपनी आवाज़ को जारी रखना है, एहतजाज को
जारी रखना है। ये ना हो कि कल को मैं या आप या आवाम में से कोई भी इसी तरह अंधी गोली का निशाना बन जाए। आगे बढ़ेंगे, बात कर लेते हैं बलूचिस्तान और कराची के हवाले से। जो एक अफसोसनाक सानिया हुआ, कल पंजगूर जाने वाली बस को हादसा हुआ था और कहा गया कि 27 लोग जो हैं वो जाँ बहक हो गए और ज़िंदा जल गए बस के अंदर। ये पहली दफ़ा पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं इस तरह के वाक़यात में बेशुमार मारे जा चुके हैं, हलाक हो गए हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि अवाम की हिफाजत के लिए हुक्मरान ना संजीदा हैं और ना संजीदगी से कोई कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि जो सड़कों पर चलने वाली बसें हैं या गाड़ियां हैं, उनकी देखभाल, उनकी मॉनिटरिंग क्यों नहीं की जाती। वो इस कदर एक्सपायर हो चुकी होती हैं कि वो चल भी नहीं सकती हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें चलाया जाता है। फिर ट्रैफिक कवानीन की जो खिलाफ वर्जियाँ हैं वो भी सबके सामने हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिन पर एक्शन लेना चाहिए और हुकूमत को चाहिए कि इसमें मज़ीद इस्लाहात करें और मज़ीद इस तरफ तवज्जो दें ताकि आवाम की ज़िंदगी जो है वो महफूज रहे। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं। तहरीक इंसाफ ने कल मिनी बजट पेश करने का ऐलान किया है और कहा यह जा रहा है कि तहरीक इंसाफ जो मिनी बजट लेकर आ रही है इसमें नए टैक्सेस भी होंगे, आवाम के लिए कुछ मुश्किलात भी हो सकती हैं और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि कुछ मुराआत भी दी जाएंगी। अब ये मुराआत कहा जा रहा है कि छोटे तबके के जो लोग हैं उनको दी जा रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ से अपोजिशन की तरफ से कहा जा रहा है कि रद्द अमल भी सामने आ रहा है। और इसके अलावा एक और जो बड़ी खबर है वो ये है कि आज अबू ज़हबी के अंदर पाकिस्तान और इसी तरह जो मुत्तहिदा अरब इमारात के ओहदेदार हैं उनके दरमियान भी एक मुआहदे पर दस्तखत हुए हैं, जिसके मुताबिक अबू ज़हबी से पाकिस्तान को $3 अरब जो हैं वो स्टेट बैंक को ट्रांसफ़र किए जाएंगे और साथ साथ पाकिस्तान के अंदर मज़ीद जो तवानाई के शोबे हैं और तिजारती ताउन है वो भी मुत्तहिदा अरब इमारात की तरफ से जारी रहेगा। और इसके साथ साथ इससे पहले भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जब दौरा कर चुके हैं सऊदी अरब का 2 मरतबा, तो वहाँ से भी पाकिस्तान को दो किस्तों में इमदाद तो मिल चुकी है। तीसरी किस्त कहा जा रहा है कि $1 अरब की वो भी इसी हफ्ते मिल जाएगी। लेकिन एक तरफ से ये दावे हैं कि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल बैरूनी इमदाद के ज़रिए, बैरूनी ताउन के ज़रिए मुस्तहकम हो रही है। दूसरी तरफ से ये रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं कि तहरीक इंसाफ ताहाल अपनी हुकूमत को चलाने के लिए बैरूनी कर्ज़ों पर इन्हिसार कर रही है, बैरूनी इमदाद पर इन्हिसार कर रही है। अंदरूनी तौर पर जो ज़राए हैं, जो वसाइल हैं, जो ठीक करने के लिए चीज़ें हैं और जो तरीके हैं उनको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। अब ये मिनी बजट किस हद तक ठीक होगा और इससे आवाम को कितना रिलीफ मिलेगा और पाकिस्तान की माशी सूरत हाल किस हद तक बेहतर होगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस हवाले से कबल अज़ वक्त कुछ कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन बहरहाल लग यही रहा है कि आवाम को मज़ीद टैक्सों का बोझ उठाना पड़ेगा। तो इस हवाले से तहरीक इंसाफ की हुकूमत को चाहिए कि वो इसमें मज़ीद संजीदगी ले और जो पाकिस्तान के अंदरूनी ज़राए हैं, अंदरूनी वसाइल हैं, अंदरूनी जो तरीके हैं, अंदरूनी चीज़ें हैं, उनको मॉनिटर किया जाए, उनको गौर किया जाए और उनके ज़रिए जो है मामलात को दुरुस्तगी की तरफ लाया जाए। इस हवाले से जो तहरीक इंसाफ के वज़ीर ख़ज़ाना हैं जनाब असद उमर साहब, उनकी तरफ से बार बार ये कहा गया कि आवाम कुछ अरसे के लिए मज़ीद जो है मुश्किलात बर्दाश्त कर ले, लेकिन मुस्तक़बिल में उनको अच्छी नवीद सुनाएगी, मुस्तक़बिल में उनको अच्छी खुशखबरियाँ मिलेंगी। तो ये बड़ा एक सवाल है कि पाकिस्तान के अंदर जो एहतसाब का अमल चल रहा है, जो तमाम सियासी जमातें हैं उनके अंदर जो लोग थे ऐसे जिन पर करप्शन के इल्ज़ामात हैं, तो एहतसाब का अमल भी हो रहा है, करप्शन के इल्ज़ामात में वो पेशियाँ भी भुगत रहे हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये होता है कि जो उनके पास दौलत है, जो उनके पास पैसे हैं, वो क्यों नहीं वापस लिए जा रहे, वो क्यों नहीं उनसे निकलवाए जा रहे। तो इस हवाले से गौर व फिक्र करना चाहिए और तहरीक इंसाफ की हुकूमत को अपनी जिम्मेदारियां भरपूर तरीके से अदा करनी चाहिए। मज़ीद भी बात करेंगे। पाकिस्तान के नामवर मईशतदान डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ कुछ देर में लाइन पर होंगे, लेकिन उससे पहले एक मुख्तसर सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मज़ीद इस पर बात करेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर रहे हैं हम पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पर। पाकिस्तान के अंदर जो कल मिनी बजट पेश होने जा रहा है, अवाम को क्या रिलीफ मिलेगा और अवाम को क्या सहूलियात मिलेंगी और कितनी महंगाई होगी और कितनी जो है गुर्बत की शरह में इजाफा होगा, और फिर पाकिस्तान के अंदर जो मुस्तकबिल की सूरत हाल है बिलखुसूस रोज़गार के हवाले से, क्या अवाम को रोज़गार मिलेगा या नहीं मिलेगा। मजीद बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के नामवर तज़कियाकार जनाब मईशतदान डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब इस मसला लाइन पर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब कल तहरीक इंसाफ अपना मिनी बजट पेश करने जा रही है, तो आप क्या समझते हैं इससे पाकिस्तान की माशी सूरत हाल बेहतर होगी, अवाम को रिलीफ मिलेगा, और जो करप्शन का एक नारा लगाया था ख़त्म करने का, क्या वो भी ख़त्म होगी और एहतसाब का अमल से जो फ़वाइद मिलने थे वो भी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? देखिए, ये जो आपने बताए हैं इनमें से एक मकसद भी हासिल नहीं होगा, और ना ये मिनी बजट का मकसद इन मकासद को हासिल करना है। बिल्कुल वाज़ेह तौर पर इसके दो मकासद हैं मिनी बजट के। नंबर एक तो ये है कि जो हमारे ताकतवर तबके हैं उनको कुछ मराद का पैकेज देंगे, बरामदात और सनत के फरोग और सरमायाकारी के फरोग के लिए उनको कंसेशन देंगे और इसका बोझ अवाम पर डाला जाएगा। मगर असल जो बात है वो ये है कि मैं अगर आपसे ये अर्ज करूं कि पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक माली साल के बजट के लिए 3 मरतबा प्रेजेंटेशन हो, ऐसा कभी हुआ नहीं है। जब आपने सितंबर में एक मिनी बजट दिया था तो उसमें 83 बिलियन रुपीस के नए टैक्स लगाए गए और तरक्याती अखराजात में वफाक ने और पंजाब ने 350 अरब रुपए की कटौती कर दी, जिससे मईशत की शरह-ए-नमू सुस्त हुई। लेकिन अब जो सूरत हाल सामने आई है 6 महीने में, उसमें हमने ये देखा कि जो टैक्सों की वसूली का हदफ था उससे तकरीबन 170 अरब रुपया कम वसूल हुआ, और जारी अखराजात करंट एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ते चले गए, जिसके नतीजे में अब ये खदशा पैदा हो रहा है कि 5.1% के हदफ के मुकाबले में बजट खसारा, जिसको हम मदर ऑफ ऑल इविल्स उम्मुल खबाइस कहते हैं, वो 6.96% तक पहुंच चुका है। अब हुकूमत ने अभी 13 जनवरी को भी कहा है वजीर खजाना ने कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे और हम कोई दूसरा रास्ता भी देखेंगे। हकीकत यह है कि ये IMF के जाने का फैसला कर चुके हैं, और मैं दोबारा आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं कि ये 2019 में IMF के पास जाएंगे। तो ये जो मनी बजट अब आ रहा है और जो सितंबर में आया था, इन दोनों बजट का मकसद ये था कि बजट खसारे को कम करने के लिए, जो कि IMF की शर्त है, अवाम के ऊपर टैक्सों का बोझ डाला जाए, इनडायरेक्ट टैक्सेस का बोझ डाला जाए। तो ये जो सितंबर का बजट था, उसके बाद हमने ये देखा कि 262 अरब रुपया जो है वो सर्कुलर डेट बढ़ गया, 907 अरब रुपया जो है वो हमारे डोमेस्टिक डेट बढ़ गए, टोटल कर्जे जो हैं वो 2240 अरब रुपए बढ़ गए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कमी हुई 19% की, टोटल इन्वेस्टमेंट में कमी हुई 77% की। तो ये ओवरऑल मनफी रुझान रहा, इसलिए कि इन्होंने जो वायदा किया था कौम से और जो 100 रोजा प्रोग्राम था उसका मैं आपको जुमला सुना रहा हूँ, और वो उससे 70% मसाइल हल हो सकते थे, और वो ये है कि कर्जों पर इन्हिसार कम करने के लिए और मईशत को बहाल करने के लिए हम 100 रोज के अंदर अदल पर मबनी, जस्टिस पर मबनी, इंसाफ पर मबनी टैक्सों का निजाम नाफिज करेंगे। 100 रोज के अंदर अगर ये निजाम नाफिज कर दिया जाता तो फिर ये मनी बजट की जरूरत नहीं पड़ती, आवाम को रिलीफ दिया जाता जिन मकासद की आप बात कर रहे हैं। लेकिन जो इनके वफाकी काबीना है वो भी इस वायदे पर अमल करने के लिए तैयार नहीं है, कौमी असम्बली भी तैयार नहीं है, सूबाई असम्बलियां भी तैयार नहीं है। तो ये वही कुछ कर रहे हैं जो कि पिछले 25 वर्षों में पाकिस्तान में होता आया था। यानी अब इस बजट के नतीजे में हम ये देखेंगे कि आवाम पर बोझ डालेंगे, जो थोड़ा बहुत रिलीफ नहीं देंगे उससे कई गुना ज्यादा उसके दूसरे हाथ से उसकी जेब से निकाल लेंगे, तो आवाम की तकालीफ में इजाफा होगा। इस साल इन जो पॉलिसियां अपनाई हैं उसके नतीजे में मैं आपको रिकॉर्ड पर बता रहा हूँ कि 3 वर्षों में जो मईशत की औसत शरह नमू है 2019, 2020 और 2021, वो उस शरह से कम रहेगी जो कि इसको विरसे में मिली थी, यानी 5.8%। महंगाई बढ़ेगी, कर्जों का हजम बढ़ेगा। तो ये तो बिल्कुल वाज़ेह है कि ये IMF से कर्जा लेने के लिए आवाम पर बोझ डाल रहे हैं और ताकतवर तबकों को बफा। डॉक्टर साहब,
बैरूनी जो ममालिक हैं, जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक, उनसे जो कर्जों के इमदाद के हवाले से जो सूरत हाल सामने आ रही है, आज अबू ज़हबी के अंदर भी एक मुआहिदा हुआ कि $3 अरब पाकिस्तान को मिलेंगे, सऊदी अरब भी दे रहा है, तो क्या इससे भी पाकिस्तान की मैशत को संभाला नहीं जा सकता? देखिए, बात ये थी कि ये जो इन्होंने तकरीबन $14 अरब से ज्यादा के इनको कमिटमेंट दोस्त ममालिक से आ चुके हैं, $14 अरब, लेकिन उसके साथ साथ एक हमें कुछ इस्लाहात करनी थी जो बाहर के पैसे से ना दुनिया के किसी मुल्क ने तरक्की की है, ना पाकिस्तान करेगा। बाहर के पैसे से आपको प्लेटफॉर्म मिल जाता है, आप उसके साथ अपनी कौमी बचतें बढ़ाएं, उसके साथ टैक्सों की वसूली बढ़ाएं, उसके साथ मिल्की सरमायाकारी बढ़ाएं, तो पाकिस्तान बहुत तेज रफ्तारी से तरक्की करता। लेकिन ये तो बैरूनी कर्जे जो उनको $14 अरब से ज्यादा के कमिटमेंट मिले हैं, उसके बाद मैंने आपको बताया ये दोबारा IMF के पास जाएंगे और IMF ये कह रहा है कि और IMF से आज भी इनके मुज़ाकरात चल रहे हैं, आज भी। तो IMF ये कह रहा है बजट खसारा कम करें और मईशत की शरह नमू को सुस्त करें। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि 3 साल की शरह नमू सुस्त रहेगी और बजट खसारे को कम करने के नाम पर ये कहेंगे कि जनाब आवाम पर टैक्सेस लगाएं, तरक्याती अखराजात कम करें, तालीम का बजट कम करें, सेहत का बजट कम करें और बिजली, गैस और पेट्रोल के दर बढ़ाते चले जाएं। तो ये वो तकलीफ दे मराइल हैं जिसकी वजह से ये बात करना कि आवाम को कोई रिलीफ मिलेगा वो नामुमकिन है। हाँ, मैं दोबारा कह रहा हूँ, अगर एक जुमला बोल रहा हूँ कि इक़्तिसाद जो इनको बाहर से $14 अरब मिला है, उसके साथ साथ ये टैक्सों का मुनसफाना निजाम नाफिज करते, मईशत को दस्तावेजी बनाते, काले धन को सफेद बनाते और जो लूटी दौलत के मुल्क के अंदर असासे हैं उनसे टैक्स वसूल करते, तो कोई 4,500 अरब रुपया इनको 6 महीने में मिल जाता, तो फिर मैनी बजट की भी जरूरत नहीं पड़ती, आवाम को भी रिलीफ मिल जाता और मईशत भी बेहतर हो जाती। लेकिन ताकतवर तबकों के मफादात के लिए नहीं कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि एक रिपोर्ट भी सामने आ रही है कि दुनिया की 3.8 बिलियन दौलत सिर्फ चंद यानी 26 लोगों के हाथ में है। पाकिस्तान के अंदर भी दौलत का इत्तिकाज चंद लोगों के हाथ में है, तो इन लोगों से दौलत को निकाल कर आवाम तक कैसे पहुंचाया जाए, कैसे आवाम के दरमियान और दौलत को सही तरह से तकसीम हो ताकि मसाइल हल हों, क्या तजावीज़ होंगे आपकी तरफ से? जी बिल्कुल, ये यानी इस्लामी फलाही रियासत तो बहुत बात की चीज है, किसी भी मगरिब के महज़िब माशरे में वो नहीं हो रहा जो पाकिस्तान में हो रहा है। आज भी जबकि गरीब और अमीर का फर्क बढ़ गया और आपने जैसे बताया कि चंद % लोगों के पास बड़ी दौलत है, तो हमारी आज की माशी पॉलिसियां या माजी की उनका बुनियादी नुक्ता ये था कि दौलत का भाव गरीब और मुतवस्सित तबके से मालदार और ताकतवर तबकों की तरफ हो जाए। तो ये जो आप भलाई की बात कर रहे हैं वो तो किसी पॉलिसी में है ही नहीं। आज भी जो बैंककारी का निजाम है, जो टैक्सों का निजाम है, तो वो वही है जो ताकतवर तबकों को मराद दे रहा है। तो आपका जो सवाल है एक एक लाइन में मैं बता देता हूँ। अगर ये चाहते हैं कि गरीब और अमीर का फर्क कम हो, आवाम को भी रिलीफ मिले, तो नंबर 1 वफाक और सूबों को हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाना पड़ेगा, मौसर तौर पर मईशत को दस्तावेजी बनाना पड़ेगा, काले धन को सफेद होने से रोकना पड़ेगा। और पाकिस्तान की जो बैंक हैं वो स्टेट बैंक के ताउन से, स्टेट बैंक के अहकामात के तहत बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी कर रही हैं और उस तरह खातेदारों को मुनाफे में हिस्सा नहीं दे रहे बल्कि शरह सूद से मुंसलिक कर दिया, जिससे कि 2002 से अब तक कोई 1500 अरब रुपया लोगों को कम मिला। अगर ये खातेदारों को मुनाफा दें जो कि कानून की रिक्वायरमेंट है, तो बचतों की शरह बढ़ेगी जो कि 16% से 6% पर आ गई है दाखिली बचतें। टैक्सों की वसूली जब बढ़ेगी 4,500 अरब रुपया, तो तालीम और सेहत को जो है आप ज्यादा रकम देंगे, बिजली के नर्ख बढ़ेंगे कम होंगे, गैस के नर्ख बढ़ेंगे कम होंगे, पेट्रोल के नर्ख कम होंगे, तो महंगाई में कमी आएगी, सनतों की पैदावारी लागत कम होगी और बरामदात बढ़ेंगी। करप्शन पर काबू पाने का जो नारा है वो सिर्फ सियासतदानों तक महदूद है, अभी भी मराद दी जा रही हैं और इनकी जो कैबिनेट है उसमें ऐसे लोग शामिल हैं जो कि जिन्होंने अरबपति होने के बावजूद गलत तरीकों से बैंकों से कर्जे माफ कराए, उनका पैसा खा गए। ऐसे लोग भी शामिल हैं जिनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहे हैं, जिनके खिलाफ बैंक में मुकदमा चल रहे हैं, जिन्होंने स्टेट बैंक के गवर्नर की हैसियत से डॉक्टर ईश्वर सेन जब थे तो उन्होंने एक सर्कुलर किया था तो ताकतवर तबकों के कर्जे माफ किए गए थे। उसको सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था। कैबिनेट में कौन कौन लोग हैं जिन्होंने कर्जे माफ करवाए? देखिए, फहमीदा मिर्जा को अभी इन्होंने लिया है जो कि इनकी पार्टी की मेंबर भी नहीं थी, वो अरबपति खातून है और उन्होंने बैंकों से अपने कर्जे माफ कराए। चौधरी परवेज इलाही जिनको उन्होंने वो बनाया है
आपका जो है वो स्पीकर, पंजाब असेंबली का स्पीकर, उसको उन्होंने कहा था कि सबसे बड़ा डाकू है इमरान खान ने, और उसने कई बैंकों से अपने कर्जे माफ कराए। डॉक्टर इशरत हुसैन वो हैं जिन्होंने गवर्नर स्टेट बैंक की हैसियत से जो सर्कुलर इशू किया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसको तो ताकतवर तबकों को फायदा पहुंचा है, अभी उसका फैसला आना बाकी है। कल को अगर वो फैसला आ जाता है, वो कहते हैं जो कि गैर कानूनी है, मैं रिकॉर्ड पर बता रहा हूँ, तो उनके लिए भी मुसीबत होगी, इमरान खान के लिए भी मुसीबत होगी। तो इन लोगों ने तो लोगों को इकट्ठा कर लिया है जो माजी में गलत कार्यों में मुलविस थे, जिन पर नैब की इंक्वायरी हो रही है, जिन्होंने कर्जे माफ कराए, जिन्होंने, तो ये वो चीज है कि वो उनके जब वही लोग हैं तो वो इस्लाहात नाफिज नहीं करने दे रहे। सबसे बड़ा जो मसला है कि जो इमरान खान ने वायदे किए थे, तहरीक इंसाफ ने वायदे किए थे, उसमें से तकरीबन 90% इनहराफ हो चुका है। तो फिर इन हालात में वही होगा जो पिछले 25 वर्षों में हुआ था, अवाम की तकालीफ बढ़ेंगी, कर्जों का बोझ बढ़ेगा, और मैं ये समझता हूँ कि IMF को ये जाने से जो ताखीर कर रहे हैं, जाएंगे जरूर, जैसे मैंने कहा 13 जनवरी को वजीर खजाना का नहीं जाएंगे, मगर मैं कह रहा हूँ जाएंगे, और डिले करने से और हमें नुकसान होगा और अवाम के ऊपर बोझ पड़ेगा। तो अब इनको चाहिए कि अपने उसकी तरफ जाएं कि उन्होंने वायदा क्या किया था ताकि मईशत बेहतर हो। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें कीमती वक्त दिया और कीमती तजावीज़ दी। नाज़रीन हम एक मुख्तसर सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक में वापस आएंगे तो आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अफगानिस्तान के अंदर बम धमाका और अफगानिस्तान की मुस्तकबल की सूरत हाल क्या होगी, ये आपको बताएंगे, और साथ साथ ये भी बताएंगे आपको कि इसराइल और शाम में जो जंग चल रही है उसका नतीजा क्या निकलेगा, ईरान की बैरूनी दुनिया में मुदाखलत और इसराइल का बढ़ता हुआ ग्रेटर इसराइल का मंसूबा, ये सारी सूरत हाल क्या है, हक़ाइक़ क्या हैं, ये आपको बताएंगे, लेकिन एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। बात कर लेते हैं अफगानिस्तान की। पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क है, वहां पर कल एक अफसोसनाक धमाका हुआ जिसमें 126 के करीब लोग बताए जा रहे हैं अफगान सिक्योरिटी एहलकार वो मारे गए, और साथ साथ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तरफ से भी आज एक ट्वीट सामने आया, उन्होंने मजम्मत की इस वाक़े की, दुनिया भर से मजम्मत की जा रही है। और दूसरी तरफ से जो अफगान तालिबान के साथ अमेरिका के मुज़ाकरात हैं वो एक तरह से कभी चलना शुरू हो जाते हैं, कभी लटक जाते हैं, कभी मुअत्तल हो जाते हैं। ये अफगानिस्तान में आखिर क़याम अमन क्यों नहीं हो रहा, वजूहात क्या हैं और कैसे क़याम अमन हो सकता है, मज़ीद बात कर लेते हैं। अफगानिस्तान के उमूर के माहिर जनाब मोहम्मद कासिम साहब इस वक्त हमारे लाइन पर मौजूद हैं। जी मोहम्मद कासिम साहब, आप क्या फरमाएंगे कि जो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के साथ मुज़ाकरात थे वो तात्तुल का शिकार हैं, और फिर साथ साथ कल भी धमाका हुआ, उससे पहले भी धमाके हो रहे हैं, और पाकिस्तान तो ये कह रहा है कि किसी तरह से क़याम अमन हो जाए। तो आप क्या समझते हैं क़याम अमन में क्या चीज़ें रुकावटें हैं और किस तरह से उन रुकावटों को दूर किया जा सकता है? क़यामन बड़ी रुकावट ये है कि अफगान तालिबान अफगान हुकूमत को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। अफगान तालिबान का कहना है कि अगर इनको तस्लीम कर लिया गया तो इनके खिलाफ हमारी मुजाहिमत का जवाब खत्म हो जाएगा, और यही वजह है कि कल इन्होंने मुज़ाकिरात के अमल के दौरान ही जो है ना मैदान वर्दक में एक ट्रेनिंग सेंटर पर हमला किया जिसमें 43 सिक्योरिटी एहलकार मारे गए, जबकि 58 से ज्यादा जख्मी है। पाकिस्तान की कोशिश है, पाकिस्तान ने कोशिश की है कि इनको इस्लामाबाद में भी मेज पर बिठा दे, लेकिन उसमें नाकामी हुई।
तालिबान ने इस्लामाबाद के अंदर मुज़ाकरात करने से इनकार कर दिया। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि अमेरिका और दीगर क़ुव्वतें चाहते हैं कि तालिबान अमेरिका के साथ अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करे, लेकिन तालिबान अफगान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने के लिए, और उनका ये कहना है कि तालिबान इस हुकूमत को अगर तस्लीम कर लीजिए तो फिर तो इनका जवाब ही खत्म हो जाएगा मुज़ाहिमत का, इसलिए ये बाहर से मुसल्लत करदा हुकूमत की उसको नहीं मान रहे। इसलिए तालिबान का जो पहले एजेंडा था वो तकरीबन 6 नुकाती एजेंडा था मुज़ाकरात के हवाले से, जिसमें कैदियों का तबादला भी शामिल था, अमरीकी इनखिला भी शामिल था, अफगान सदारती इलेक्शन भी शामिल था, अफगान इलेक्शन पार्लिमानी इलेक्शन भी शामिल था, और कुछ और मामलात भी थे। लेकिन अब अफगानिस्तान के तालिबान सिर्फ अमेरिका के साथ 2 नुक्ते पर मुज़ाकरात करे, जिसमें एक अमरीकी अफवाज का इनखिलाए और दूसरा अफगान सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल न करने की यकीन दहानी। इस पर तो तालिबान मुआहदे के लिए तैयार है, ताहम दीगर मामलात पर तालिबान बात करने के लिए अमेरिका के साथ भी अब तैयार नहीं है। जी, लेकिन इसमें जैसे कि सदारती इंतखाबात हो रहे हैं, गुलबदीन हिकमतयार भी जो किसी हद तक तालिबान के साथ उनके मामला चलते रहे, अब वो भी सदारती इंतखाबात में शामिल हो रहे हैं, तो क्या अफगान तालिबान सदारती इंतखाबात से दूर हैं, वो किसी की हिमायत नहीं कर रहे? अफगान तालिबान ही अब सदारती इंतखाब का फैसला करेंगे, इसलिए कि तकरीबन 58% रकबे पर तालिबान का इस वक्त न सिर्फ असर रसूख है बल्कि तकरीबन कब्जा है। और इस अमर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि डॉक्टर अशरफ गनी की जो ज़री ज़मीन है इसके मासूलात भी तालिबान जो है ना गजनी में वसूल कर रहे हैं। हिकमतयार और तालिबान के जो प्रोग्राम है, जो इनका नुक्ते नज़र है अफगानिस्तान के हवाले से, वो तकरीबन ये कि हिकमतयार का भी ये कहना है कि फसाद पर मबनी निज़ाम है, इसको ख़त्म होना चाहिए, आईन को जो है तब्दील करना चाहिए। तालिबान भी ये कह रहे हैं, लेकिन तालिबान ये समझते हैं कि वो सियासत के रास्ते इक़्तिदार तक नहीं पहुंच सकते हैं। अगर हिकमतयार तालिबान की हिमायत हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो उनको इस इंतखाबात में तो नाकामयाबी हासिल हो सकती है, लेकिन वो तालिबान को इक़्तिदार में किस तरह शरीक करेगा वो एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि तालिबान के बाज़ लीडरों के नुक्ते नज़र में इक़्तिदार तक पहुंचने का वाहिद हल ये है कि अमरीकी निकल जाए और वो बजूरी बंदूक अफगानिस्तान की दारुल-हुकूमत पर काबिज हो जाए। तो क्या तो इसी तरह तालिबान गुलबदीन हिकमतयार की हिमायत कर रहे हैं? इस वक्त तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हिकमतयार की कोशिश है और उनके पार्टी के इस्लामी के लीडरों का कोशिश है कि वो किसी न किसी सूरत इनका हिमायत हासिल करे, क्योंकि वाहिद ऐसा रहनुमा है कि वो ये हिमायत हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा हनीफ अतमर है जो तालिबान के साथ मुज़ाकरात में काफी उन्होंने पेशरफ्त की थी जब वो सलामती के मुशीर थे, लेकिन जो दीगर लोग हैं जिस तरह अब्दुल्ला है, जिस तरह डॉक्टर अशरफ गनी है, उनके जो नाइबीन है, उनके साथ तालिबान की बहुत अरसे से दुश्मनी चली आ रही है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, अफगानिस्तान की सूरत हाल से आगाही दी। नाज़रीन इकराम, अफगानिस्तान में जब तक अमन नहीं होगा पाकिस्तान भी इससे मुतासर रहेगा, इसलिए अफगानिस्तान में क़याम अमन बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं शाम की। ईरान और इसराइल के दरमियान एक ज़बरदस्त कशीदगी चल रही है शाम के अंदर आज से 8 साल पहले एक जंग शुरू हुई थी और इसमें बैरूनी दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी ताकतें इस जंग में आकर दाखिल हो गई थी। ईरान भी उन तमाम ताकतों में से एक था जो बशारुल असद की हुकूमत को बचाने के लिए ईरान में दाखिल हुआ आज से 7 साल पहले। और ईरान के हवाले से ये रिपोर्ट्स अक़वाम मुत्तहिदा की भी सामने आ चुकी हैं कि ईरान सालाना 6 से 8 अरब डॉलर जो है वो शाम में बशार हुकूमत को बचाने के लिए खर्च करता रहा है। हज़ारों की तादाद में मलेशियाएँ थीं, हज़ारों की तादाद में ईरान के फ़ौजी जनरल कर्नल सब थे जो शाम की जंग में शामिल रहे। और फिर साथ साथ 2015 के दौरान रूस भी जब बशार अल असद को बचाने के लिए शाम में आ गया तो रूस, ईरान और बशार अल असद की हुकूमत, ये 3 का इत्तेहाद बन गया। और फिर इस इत्तेहाद की वजह से बहुत ज़्यादा खूनरेज़ी हुई, जंगें हुई और काफ़ी अवाम का खून बहा। और फिर इसके बाद जो सूरत हाल बदली है और जो इस वक्त सूरत हाल शाम की है कि अमेरिका ने शाम से निकलने का ऐलान कर दिया है और अपने फ़ौजियों को निकालने का ऐलान कर दिया। और दूसरी तरफ से रूस भी बशारुल असद की
जो साथ ताउन कर रहा था और ईरान के साथ मिलकर ताउन कर रहा था, रूस भी पीछे हट गया है। यही वजह है कि अब इसराइल जो है वो शाम के अंदर इंटर हो चुका है। पहले भी था लेकिन उसकी कार्रवाइयाँ नहीं थी। अब सूरत हाल ये है कि इसराइल बराह रास्त जो है वो ईरानी फ़ौजी तनसीबात या ईरानी फ़ौजी हेडक्वार्टर्स पर शाम में हमले कर रहा है। अभी गुज़श्ता दिनों की बात है कि 11 फ़ौजियों को, ईरानी 11 फ़ौजियों को शाम में इसराइल ने मार दिया है। दूसरी तरफ से ये दावे भी सामने आ रहे हैं कि ईरान की तरफ से भी कहा जा रहा है कि वो इसराइल के खिलाफ जंग जारी रखेंगे, लेकिन सूरत हाल इसके बरक्स है। और यही कहा जा रहा है कि ये सारी की सारी सूरत हाल जो भड़काई गई है, इसमें जहां ईरान का कसूर है वहीं पर इसको जो इसराइल है, इसराइल को भी आगे तोसी देने के अहदाफ हैं। क्योंकि उसकी एक बड़ी वजह यह थी कि शाम को मुतनाज़ बनाया जाए, शाम में जंग बर्पा की जाए, फिर इसराइल को वहां अंदर घुसने का मौका दिया जाए। इससे पहले भी हम कहते रहे हैं कि दरअसल अमेरिका जो शाम में आया था, ये जो खाना जंगी भड़काई गई थी, इसका एक वाहिद हदफ ये था कि इसराइल को तोसी दी जाए, इसराइल के जो मफादात हैं शाम के अंदर उन तक उसको वुसअत दी जाए। और आज दुनिया ये देख रही है कि शाम के अंदर मुकम्मल तौर पर जो है इसराइल जो है वो इन हो चुका है, और साथ साथ ईरान के साथ जो मुखासमत है वो भी बराए नाम है। ईरान एक आलाकार के तौर पर इस्तेमाल हुआ और अब एक बहाने के तौर पर वहां से उसको निकाला जा रहा है। यह है शाम की सूरत हाल, जहां लाखों लोगों को मार दिया गया, लाखों लोगों को कत्ल कर दिया गया और लाखों लोगों को अपने घरों से बाहर निकाल दिया गया। अगर बात कर ली जाए चीन की, तो चीन के अंदर जो एक रिपोर्ट सामने आ रही है, चीन के हवाले से कहा जा रहा है कि इक्तिसादी तरक्की जो है वो वहाँ तनज़्ज़ुली की तरफ गामजन है। गुज़श्ता साल की बनिस्बत चीन की जो माशी तरक्की है उसमें कमी वाक़ई हुई है। उसकी एक बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि चीन की अमेरिका के साथ जो मुखासमत है, तिजारती जंग है, वो एक बड़ी वजह है, जिसकी वजह से चीन से बनाई हुई अशिया जो हैं वो बैरूनी दुनिया में सही तरह से नहीं बेची जा रही, नहीं बेची जा रही। और अब चीनी हुक्काम परेशान नज़र आ रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि उनका मुल्क आगे बढ़ने की बजाय पीछे हो रहा है। क्या वाकई चीन मुस्तकबल की माशी ताकत नहीं बन सकेगा? इस हवाले से काफ़ी चीनी हुक्काम जो हैं वो फिक्रमंद हैं और कहा यह जा रहा है कि चीन अपनी पॉलिसियों पर नज़रसानी कर रहा है और कोशिश ये कर रहा है कि किसी तरह से शाम से चीन की किसी तरह से अमेरिका से जो चीन की मुखासमत है वो ख़त्म हो जाए और बरामदात को बढ़ाया जाए। इसके साथ साथ एक और जो रिपोर्ट सामने आ रही है चीन के हवाले से कि चीन में जिस तरह से माशी तरक्की कम होने पर गौर फिक्र जारी है और सर जोड़कर लोग बैठे हुए हैं, साथ साथ ये भी एक मामले पर गौर किया जा रहा है कि चीन की आबादी को कैसे बढ़ाया जाए। नाज़रीन किराम, आपको ये मालूम होगा कि चीन के अंदर 80 की दिहाई के अंदर बल्कि 80 की दिहाई शुरू होने से कुछ अरसे पहले एक पॉलिसी आई थी कि चीन के अंदर हर फैमिली, हर ख़ानदान एक बच्चा ही पैदा कर सकती है। चुनांचे ये पॉलिसी वहाँ पर नाफिज की गई और चीनियों को पाबंद किया गया कि एक बच्चे से ज़्यादा अगर किसी ने बच्चे पैदा किए तो उन पर जुर्माना होगा और काफ़ी जुर्माने भी उस पर लागू किए गए। यही वजह है कि चीन को आबादी कंट्रोल करनी थी। उनका मकसद ये था कि आबादी को कम किया जाए, बहुत ज़्यादा हो गई है, वसाइल कम पड़ रहे हैं, इस वजह से उन्होंने पॉलिसी पर अमल किया। लेकिन फिर बाद में दुनिया ने चीन का ये रवैया भी देखा कि चीन ने अभी चंद साल पहले इस पॉलिसी को ख़त्म कर दिया और ये कहा कि अब चीन की आवाम जो है वो 2 बच्चे तक पैदा कर सकती हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अब चीन के जो लोग हैं वो इस वाले से काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं कि 2 बच्चों की पॉलिसी भी हम ले आए, लेकिन उसके बावजूद जो है पिछले जो साल थी उसकी बनिस्बत इस साल जो है चीन में कम बच्चे पैदा हुए हैं। 1 करोड़ 1.5 करोड़ के करीब जो हैं चीन के बच्चे जो हैं इस साल पैदा हुए हैं, जो रिपोर्ट चीनी आदात के मुताबिक, चीनी जो हुक्काम के मुताबिक आई है उसके मुताबिक, जबकि उससे पिछले सालों में ये बच्चों की तादाद जो थी वहाँ पर 2 करोड़ के करीब थी। और यहाँ पर नाज़रीन हम आपको शायद मालूम होगा कि चीन दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से। 1 अरब 39 करोड़ आबादी बताई जाती है चीन की। तो आबादी के ज़्यादा होने की वजह से चीन माशी तरक्की भी कर रहा है और चीन की जो दुनिया भर में जो उसका असर रसूख है वो भी बढ़ रहा है। एक तरफ से चीन की ये सूरत हाल है जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है और दुनिया की सबसे बड़ी मईशत भी चीन बनने जा रहा है और चीन अपने फैसलों को रिवाइज कर रहा है। यहाँ पर एक दिलचस्प बात मैं आपको नाज़रीन और बताता चलूँ कि 2020 के अंदर चीन अपनी पॉलिसी जो 2 बच्चों वाली पॉलिसी है उसको भी ख़त्म कर रहा है। फिर सब चीनियों को इजाज़त होगी कि जितने मर्जी चाहे वो बच्चे पैदा कर लें। एक तरफ से चीन की ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ से पाकिस्तान की क्या सूरत हाल है। नाज़रीन किराम, आपने देखा होगा साबिक चीफ जस्टिस जनाब साकिब निसार ने यह कहा कि पाकिस्तान के अंदर वसाइल कम हो रहे हैं,
इसलिए आबादी बढ़ रही है, आबादी को कंट्रोल करना ज़रूरी है। उन्होंने इसे एक मूवमेंट बना लिया, एक मुहिम बना लिया और उस पर कारबंद भी हैं। और इस हवाले से अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान का मीडिया भी इस हवाले से यही कह रहा है कि आबादी को कम किया जाए। जियो न्यूज़ के अंदर जो इश्तिहार चल रहा है, आपने भी शायद वो इश्तिहार देखा होगा, उस इश्तिहार के अंदर यह बावर कराया जा रहा है कि खुद को रोक लो, पाकिस्तान को अगर आगे बढ़ाना है तो ये इश्तिहार चलाया जा रहा है जियो न्यूज़ के अंदर, और बाकी मीडिया चैनल पर भी आबादी कंट्रोल करने के हवाले से मुहिम चलाई जा रही है। सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है, एक तरफ से पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क, दोस्त मुल्क चीन ये कहता है कि आबादी कम होने की वजह से उनको खतरात हैं, तो फिर पाकिस्तान क्यों चीन से सबक नहीं सीखता, जिन्होंने पिछले 30-40 सालों में आबादी कम करने की पॉलिसी पर तहरीक चलाकर, मुहिम चलाकर अमल करके देख लिया। अब वो परेशान है कि उनकी आबादी कम हो रही है, उसको बढ़ाया जाए। तो इसलिए नाज़रीन किराम, असल मसला आबादी का बढ़ना नहीं है। फिर एक और बड़ा एक अजीब बात आई है, काफ़ी सोशल मीडिया पर इस हवाले से बात की जा रही है। अभी 2 दिन पहले की खबर है कि रहीम बहावलपुर के अंदर एक खातून के यहाँ 9 सालों के बाद 6 बच्चों की इकट्ठी पैदाइश हो गई है। लोग सोशल मीडिया पर सवाल कर रहे हैं चीफ जस्टिस से कि क्या जिनके यहाँ 2 बच्चे इकट्ठे पैदा हो जाते हैं, 4 इकट्ठे हो जाते हैं, तो उनके साथ आप क्या करेंगे, उनके साथ क्या सलूक करेंगे। तो इसलिए पाकिस्तान के अंदर आबादी का बढ़ना मसला नहीं है, बल्कि वसाइल की अदम तकसीम और वसाइल पर करप्शन, चंद लोगों के पास वसाइल का होना, ये सबसे बड़ी वजह है। इसके खात्मे के लिए अवाम को और हुक्मरानों को गौर करना चाहिए और तवज्जो देनी चाहिए। बहरहाल दुनिया मेरे आगे प्रोग्राम के लिए आज के लिए इतना ही, दुनिया भर की टॉप स्टोरीज़ के हवाले से। इस हवाले से अगर आप दुनिया मेरे आगे प्रोग्राम को पसंद करते हैं, अपना फीडबैक देना चाहते हैं और अपनी तजावीज़ देना चाहते हैं, तो हमारे जो ऑफिशियल लिंक्स हैं और अकाउंट्स हैं, बिलखुसूस फेसबुक पर दुनिया मेरे आगे के नाम से पेज है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ साथ ट्विटर पर जो अकाउंट है उसे फॉलो कर सकते हैं दुनिया मेरे आगे के नाम से, और यूट्यूब पर जो चैनल है हमारा दुनिया मेरे आगे के नाम से, उसे फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।